सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। और इसके आगे देखना था सिंगल सिटीजनशिप, है ना, एकल नागरिकता, कि एकल नागरिकता क्या है और किस प्रकार से। देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप, ना, एकल नागरिकता। तो जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या है, तो यूनियन है ना, संघ है लेकिन क्या है, यूनियन है। चूंकि यूनियन है इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनियन होने के नाते यहाँ संघ से राज्य अलग नहीं हो सकता है ना, संघ से राज्य अलग नहीं हो सकता है, बल्कि सभी राज्य जो है वो संघ के साथ है ना, संघ से वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भारत कंप्लीटली जो है वो एक यूनियन स्टेट है ना। हालांकि आप पीछे देखें कि फेडरल फीचर भी इसमें है ना, इसमें अन्य भी संघात्मक व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं वो है, लेकिन इसके साथ ही जो इसकी विशेषता है कि ये पूरी तरीके से संघीय है। अब चूंकि पूरी तरह से संघीय है तो इसलिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भारत के साथ ही जुड़ा है, भारत से अलग कोई भी सिस्टम नहीं है और कोई भी सिस्टम भारत के व्यवस्था से अलग नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो जुडिशियल सिस्टम भी है, जो न्यायपालिका व्यवस्था है, वो भी इसी प्रकार से काम करता है। और इसी तरह से जब न्यायपालिका व्यवस्था भी इसी तरह से काम करता है, क्योंकि आप इंटीग्रेटेड जुडिशरी पढ़ चुके हैं पीछे, तो सिटीजनशिप का सिस्टम भी ऐसे ही है कि भारत में आप चाहे रह रहे हो कहीं पे भी, नागरिक आप भारत के, है ना। तो जब आप भारत को देखते हैं कि यहाँ पर 28 स्टेट हैं, है ना, और 8 यूटीज हैं, ठीक है, और इन्हीं सब का जो यूनियन है वो यूनियन क्या है, इंडिया है ना, इन्हीं सब का यूनियन है। तो सब के सब भारत के हिस्से हैं, ये पूरा मिल करके भारत बना हुआ है। तो जब सब के सब भारत के हिस्से हैं, पूरा मिलकर के भारत बना हुआ है, तो इसलिए जो भारत की नागरिकता व्यवस्था है वो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता कहता है कि पूरे भारत में जो नागरिकता होगी वो केवल भारत की होगी। ऐसे अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, वहाँ अमेरिका की अपनी एक अलग नागरिकता होती है और अमेरिका के जो राज्य हैं उनकी अपनी नागरिकता होती है ना। तो ऐसे इस तरीके से चीज़ें जो है सो वहाँ पर बैठती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, और ये एकल नागरिकता इसलिए है ताकि भारत का जो यूनियन है इसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, है ना, इसको कंप्लीट तौर पर जो है सो हम मजबूत कर सके। इसलिए आप कोई कर्नाटक में रह रहा हो, केरल में रह रहा हो, तमिलनाडु में रह रहा हो, या कोई बिहार में रह रहा हो, यूपी में रह रहा हो, बंगाल में रह रहा हो, कोई गुजरात में रह रहा हो, या कोई अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हो, भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ का निवासी है, नागरिक वो भारत का है। नागरिकता की जब बात होगी तो भारत से, हम लोग बिहार में हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो वी आर रेसिडेंट ऑफ बिहार, हम लोग बिहार के निवासी हैं, बट वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब लोग जो हैं वो नागरिक भारत के हैं। और इसी स्थिति को कहते हैं एकल नागरिकता, है ना। यही जो स्थिति है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, कि हम रह चाहे जहां भी रहे हो, नागरिकता की जब बात होगी, जब यूनिटी इंटीग्रिटी की बात होगी, तो उसके हिसाब से जो है वो भारत जो है वो क्या है, अपनी यूनिटी को प्रोटेक्ट करेगा और अपने इंटीग्रिटी को प्रमोट करेगा। इसीलिए भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था। लिखेंगे थोड़ा सा कि इन अ फेडरल स्टेट, इन अ फेडरल स्टेट यूजुअली, in a federal state usually the citizen enjoy double citizenship, the citizen enjoy double citizenship as is the case in the USA, as is the केस इन द यूएसए। क्लास से पहले आप लोग क्लास में बैठ जाइए आकर, ठीक ना, मेरे आने से पहले, ठीक है, अन्यथा क्लास खत्म होने के बाद आइए और बैग लेके जाइए, ठीक है। चलिए, तो सामान्यतः लिखेंगे कि सामान्यतः एक संघीय राज्य में, सामान्यतः एक संघीय राज्य अथवा संघात्मक राज्य में दो तरह की नागरिकता पाई जाती है, या दो प्रकार की नागरिकता होती है। सामान्यतः एक संघीय देश में दो तरह की नागरिकता होती है, ठीक है, जहां नागरिक इसको प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमेरिका, जहां नागरिक इसको प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमेरिका। एक संघात्मक देश में अथवा संघीय देश में दो प्रकार की नागरिकता होती है, जहां नागरिक इसको प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमेरिका। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, ठीक है, तो इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। फेडरल स्टेट भारत भी है, लेकिन भारत मतलब लेस फेडरल मोर यूनिटरी, है ना, मतलब कि यहां पे दोनों ही सिस्टम काम कर रहे हैं, फेडरल भी काम कर रहा है और यूनिटरी भी काम कर रहा है, ठीक है। अमेरिका में पूरी तरीके से फेडरल सिस्टम है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता है। वहां 50 स्टेट हैं और अमेरिका संघ है, तो अमेरिका संघ की अलग नागरिकता है, और अगर कोई नागरिक कैलिफोर्निया में रह रहा है तो कैलिफोर्निया की उसकी अलग नागरिकता है और अमेरिका की अलग नागरिकता है। कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है तो न्यूयॉर्क की अलग नागरिकता है और अमेरिका की अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में आप भारत में रह रहे हैं इन द सेंस आप कि आप भारत के नागरिक हैं। बिहार, यूपी, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि ये सब क्या है? प्रांत है ना, ये सब के सब जो है सो प्रोविंसेस हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आ जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां हर स्टेट अपने अपने नागरिकों को भी एक अलग आइडेंटिटी देती है, ठीक है। और उनका संघ जो बना है समझौते से बना है, तो सब एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए उनको पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, अमेरिका संघ में उनको कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको दोहरी नागरिकता मिलती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि उनका राज्य चाहेगा तो संघ से अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्य चाह करके भारत से अलग हो जाए। क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि इंडिया, भारत में, इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप, भारत में केवल एकल नागरिकता है, भारत में केवल एकल नागरिकता है। इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप। इट मीन्स अर्थात that every Indian is a citizen of India. It means that every Indian is a citizen of India. प्रत्येक भारतीय
भारत का नागरिक है, अर्थात प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, इरिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव irrespective of the people of the irrespective of the place, not people, of the place of his her resident, his her residence और प्लेस ऑफ बर्थ। अर्थात प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो भारत में, चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो भारत में, अथवा वो भारत में कहीं पे भी रह रहा हो, अथवा वो भारत में कहीं पे भी रह रहा हो। ओके, मतलब आप भारत में, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं, इनमें से आपका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, इनमें से आप रह चाहे कहीं पे भी रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस मतलब इतना है कि आप यहाँ के नागरिक भारत के, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के आप निवासी हैं, रेसिडेंस हैं, ठीक है। तो रेसिडेंस आप कहीं के भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन नागरिक आप भारत के, ठीक है। तो आपके कहीं रहने से यहाँ पर दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं होगी। और ध्यान रहे कि भारत के अंदर में ही नहीं, भारत के बाहर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भारत का नागरिक विदेश गया और वहाँ जाके विदेश की नागरिकता ले ली और फिर वो दोनों जगह की नागरिकता को एंजॉय करे, वो वहाँ का भी नागरिक रहे और भारत का भी नागरिक रहे, ये नहीं हो पाएगा, है ना। वो भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत के संविधान के अनुसार एक ही नागरिकता को एंजॉय कर सकता है, चाहे वो भारत में करे चाहे वो भारत के बाहर करे। अगर कोई आदमी भारतीय भारत के बाहर जाता है, वहाँ उसको नागरिकता मिल जाती है, तो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस इंडियन सिटीजनशिप उसकी खारिज हो जाती है, भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता उसकी वहीं पे खत्म हो जाएगी अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, ठीक है। खत्म हो जाएगा। नहीं, कोई भी देश इसकी गारंटी नहीं देता है कि आप दोहरी नागरिकता रखिए, है ना, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि फिर इससे आप दोनों जगह के व्यवस्था के लिए में से कहीं एक की व्यवस्था के लिए आप खतरा बन सकते हैं। आप नागरिक किसी एक देश के ही होंगे, बाकी दूसरे देश में आप रहिए, वहाँ का सर्विस एंजॉय कीजिए, आप जो काम करने गए हैं आप घूमिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नागरिकता आपके पास एक ही हो। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, all the citizen of India can secure employment, all the citizen of India can secure employment anywhere, secure employment anywhere in the country, and enjoy all the rights equally, in all parts of India, सभी भारतीय नागरिक सभी भारतीय क्षेत्र में, सभी भारतीय नागरिक सभी भारतीय क्षेत्र में कहीं पे भी समान रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, समान रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? टुडे इज फर्स्ट क्लास।
Why are you left suddenly class? You're asking me? क्या था आपने मेरे से? हाँ? क्यों? पता ना किस चीज की क्लास करने आए हैं आप? हाँ? तो क्लास में कैसे घुस गए? पता है किस चीज की क्लास करने आए हैं? और किस चीज की क्लास है? बीपीएससी की, है ना? ऑफिसर बनने के लिए, है ना? यही क्वालिटी ऑफिसर की, कॉलर, हाँ? इतना पूरा चौड़ा कैले। किस अधिकारी को आपने देखा इस तरीके से? एक एक नाम बता दीजिए पूरे इंडिया में। कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर, कोई डीएसपी, कोई एसडीएम ऐसे रह सकता है जैसे आप रहे हैं? नहीं ना। बैठ जाइए, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखिएगा। और यही नहीं, सड़क पर भी, रोड पर भी, घर में भी, एवरीवेयर। ना, मैं पहले ही कहता हूं, OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, है ना? दिक्कत ये कि सिखाया नहीं जाता ना समाज के अंदर में, लोग भी इग्नोर कर देते हैं। कोई बोलता भी नहीं है, क्या मर्जी है, मैं बोल देता हूं, टोक देता हूं आपके लिए कि कोई बातचीत करने के बाद समझेगा कि आप क्या है ना। पहले तो आपको देखेगा ना, पहले तो आपकी पर्सनालिटी दिखेगी, बाद में आपसे बातचीत करने के बाद पता चला कि अच्छा आप कुछ हैं या नहीं हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सनालिटी जो सामने दिखेगी, उसके हिसाब से आदमी आपके बारे में ये करेगा। और आप जितना सिविलाइज्ड दिखेंगे सोसाइटी में, उतना ज़्यादा आपका वैल्यू रहेगा। आप ऐसे ही तो बटन सटन खोल खा के कहीं चल जाइए बढ़िया जगह पर, गार्डे घुसने नहीं देगा, 2 घंटा मारेगा, भाई यू कमिंग हियर। आप कुछ भी नहीं है, बढ़िया से वेल सिविलाइज्ड होकर के जाइए, गार्ड आपको टोकने से पहले 50 बार सोचेगा। ऐसा ना हो कि गलत जगह पे पहुंच जाए। बस योर पर्सनालिटी। बात करने के बाद कितना लोग कहते हैं हमको जानते नहीं, हम कौन है। पगला थोड़ा देखिए कि जान ले लो कि तू के हेलो। अगर हमको बताना पड़ रहा है कि हु आई एम, देन आई एम नथिंग। अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा बने कि हमें बताना ही नहीं पड़े कि मैं क्या हूं और मैं कहां से आया हूं, लोग ऐसे ही जान जाएंगे। कुछ बात होगी तो जान जाएंगे, है ना? इसलिए मैं इसलिए भी टोका भी कुछ लोगों को कि भाई क्लास जब स्टार्ट हो उससे पहले क्लास में आ जाइए। कि क्लास चल रहा है, घुस गए लोग, तो बाकी लोग इग्नोर करता होगा, अभिजीत दुबे कभी इग्नोर नहीं करता, नेवर। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। पहले आ जाइए, क्योंकि पहले अभी आप सीखने के प्रोसेस में हैं। लेट जाने का मतलब तो वहां पढ़ना है जहां पर लोग आपका इंतजार कर रहे हो। लेट जाइए ना, अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि आपके आने का लोग इंतजार करे, और आप लेट पहुंचे। अरे यार इतना देर लगा दिया। अब मालूम चला दुल्हा के फूफा सन लेट आ रहे हैं, बारात निकल गया, लेट जाने का कोई मतलब है? पहले टाइम पर पहुंचिए, जिससे कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपके लेट पहुंचने पे भी लोग आपका इंतजार करें, आपके बिना काम ही शुरू ना हो। अभी तक आए नहीं भाई, उनके बिना स्टार्ट कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर कल से नहीं आएंगे। ये कैसे होगा? पहले टाइम पे आना पड़ेगा। पहले टाइम पे आकर के, टाइम पे पहुंच करके अपना जो काम कर रहे हैं उस काम को इतने बेहतर तरीके से करना होगा, इतने अचीवमेंट्स हासिल करने पड़ेंगे कि बाद में लोग आपका इंतजार करें। अन्यथा अगर आप लेट गए हैं, फिर भी आपके गए बिना ही काम शुरू हो गया, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है, तो अपना प्रतिष्ठा अपने हाथ में है ना? टाइम पे पहुंच जाइए ऐसी जगह पर जहां पर लगे कि आपके पहुंचने से पहले काम शुरू हो सकता है, तो अपना प्रतिष्ठा अपने हाथ में है।
टाइम पे पहुंच जाइए। जैसे कि आपका एग्जाम रुकेगा, लेट जाइएगा, एग्जामिनर पेपर बांट देगा, मैटर खत्म। लेकिन वही आप एग्जाम पास करके कहीं चीफ गेस्ट बन गए हैं, जाइए लेट, क्योंकि आपके जाए जाए पहुंचे बिना काम ही शुरू नहीं। पर्सनालिटी में इन सब चीजों को स्टार्टिंग से आपको डालना है ना, उसको डाले, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि राजगीर में बुला करके या लवासना में बुला करके कोई आपको ऑफिसर बना देगा, तो ये गलत सोचते हैं। पहले ऑफिसर वाला क्वालिटी अंदर में आ जाएगा, तभी राजगीर पहुंचने का मौका मिलेगा या लवासना पहुंचने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं। ये 10-12 लाख लोग जो फॉर्म डालते हैं, तो उससे 20-25 हजार लोग पीटी पास करते हैं बस। उस 20-25 हजार में से 2 से 3 हजार मेंस पास करते हैं, और उनमें से 6 से 700 लोग इंटरव्यू पास करते हैं। फाइनली भाई 6 से 7 लोग बन जाते हैं। तो 10 लाख में से 700-800 लोग निकालना जो टाइम पर आते हो, जो सिविलाइज्ड हो, जिनकी आदतें अच्छी हो, बहुत मुश्किल काम है क्या? एकदम आसान काम है। 10 लाख में तो ऐसे मिल ही जाएंगे ना 700, तो कमीशन ऐसे ही खोज लेता है, उसको असुविधा नहीं होती, उसको मिल जाते हैं, बाकी अपने घूमते रहते हैं। इसलिए ये क्वालिटी आपको अपने प्रिपरेशन के फेज के अंदर में ही डेवलप करना है ना। और ये सिविल सर्विस है, ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है। इंजीनियरिंग में लोग सिविलाइज्ड नहीं होते हैं, है ना। इंजीनियर्स से आप मिलेंगे तो वहाँ पे आप सिविलाइजेशन का, सिविलाइज्ड होने का बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी सिविल एस्पिरेंट से मिलेंगे, सिविल सर्विस के विद्यार्थी से मिलेंगे, तो वहाँ आपको सिविलाइजेशन दिखेगा, वहाँ उसका सिविलाइज्ड वे दिखेगा, क्योंकि वही पढ़ना है, वही लिखना है, और उसी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना। प्रोसीड, क्या लिखे हैं? ठीक है, मतलब जो भारत के सारे सिटीजन्स हैं, ये पूरे टेरिटरी के अंदर में, है ना, पूरा जो इनका टेरिटरी है, इस पूरे टेरिटरी के अंदर में क्या है कि कहीं पर भी आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और आपका किसी भी प्रकार से आपको रोजगार प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है ना। कोई ये नहीं कह सकता है कि आप यहाँ के हैं, आप वहाँ के हैं, तो आपको हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, आपको हम अवसर नहीं दे सकते। इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। सभी को सभी जगह पर रोजगार मिल सकता है। हालांकि कभी कभी आप सुनते होंगे कुछ इस तरह की चीजें होती है कि किसी राज्य के अंदर में, खासतौर के बिहार के साथ ही समस्या होती है ना। तो कहते हैं ना, बिहारियों को नौकरी नहीं देंगे, बिहारियों को बैन कर देंगे, बिहारियों को एंट्री नहीं देंगे। तो किसको? बिहार के मजदूरों को, है ना, लोग कहते रहते हैं। लेकिन जो भी स्टेट के लोग या नेतागण ऐसा कहते हैं, उस स्टेट को अगर आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि उस स्टेट के मुख्यमंत्री का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो कोई बिहार का आईएएस ऑफिसर होगा। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कुछ जो डीएम बैठा हो सकता है बिहार का निकलेगा। तो हिम्मत है तो उसको निकाल के दिखला दो, हिम्मत है तो कह दो कि डीएम को निकाल देंगे, अपने सेक्रेटरी को निकाल देंगे। उनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अपनी योग्यता से वहां जाके बैठे हुए तुम्हारे सर पे। लेकिन हाँ, मजदूर जो है उनको निकाल दोगे, उनको कह दोगे कि मजदूरों को एंट्री नहीं करने देंगे। तो इससे भी जो समझ में आता है कि आपकी योग्यता के हिसाब से ही आपका एलिमिनेशन भी होता है ना। अगर आप अयोग्य होंगे या आपके पास कम योग्यता होगी, तो आपका एलिमिनेशन तुरंत हो जाएगा, और आपके पास योग्यता होगी तो आपको एलिमिनेट करने में बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? योग्यता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, है ना। भारत में कहीं पर भी किसी को भी रोजगार मिल सकता है, कहीं पर भी आप जाके जमीन खरीद करके घर बना सकते हैं, कहीं पे आप अस्थाई निवासी हो सकते हैं भारत के टेरिटरी, है ना। इसमें आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता है, कहीं कोई ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि भारत में क्या है? सिंगल सिटीजन। क्लियर है? समझ रहे एकल नागरिकता को? प्रोसीड। तो कुछ कुछ जगह पर क्या, हाँ, क्या गो,
आप क्या बोल रही हैं? देखिए, जाने से कहीं रोका नहीं जाता, आप जाकर अंडमान निकोबार अभी भी घूम सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिस स्टेट में उस जगह पर प्रॉपर्ली आपको जाने से रोका जा सकता है, या वहां पर जमीन खरीदने से रोका जा सकता है। अब उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि अब कहीं कहीं पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, जनजातीय समाज के लोग। तो जनजातीय समाज के लोगों के बीच में अगर आप चल जाइएगा ना, तो या तो आप वहां नहीं रह पाइएगा, नहीं तो वो वहां नहीं रह पाएंगे, यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरा है। इसलिए ऐसे जहां पर कि आपके जाने से वहां के स्थानीय समाज के कल्चर को थ्रेट होगा, वहां के स्थानीय समाज के संस्कृति को किसी प्रकार से कोई खतरा पहुंचेगा, तो सरकार वहां जाने से आपको रोक सकती है कि नहीं, वहां नहीं, ठीक है, वहां जाने से आपको रोका जा सकता है। तो इसका मतलब ही नहीं कि आप उस पूरे स्टेट्स में नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं बाकी जगहों पर जहाँ पे सामान्य लोग रह रहे हैं, वहां जाइए, वहां आप जमीन खरीदिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाकर के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में ट्राइबल कम्युनिटी का को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी को किसी तरह का कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो। क्लियर है? ओके, हाँ। क्या जो इनर लाइन परमिट है वो वहां के लोगों के लिए है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि जैसे कि वहां पर आप जो पहाड़ी इलाका है वहां पे जमीन नहीं ले सकते, है ना, पहाड़ी पर्वतीय इलाका जो है वहां पे आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो उनका प्रॉपर अपना कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का। वहां पर अगर आप इधर के लोग जाएंगे तो संभव है कि उनका कल्चर खतरा में पड़ जाए। रीजन ये है कि वो माइनॉरिटी है, आप मेजोरिटी में है, और जितना डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ है उतना डेवलपमेंट वहां नहीं हुआ। तो ऐसे में एक इन्फेरिटी का भाव भी पैदा होगा। तो हर जगह के लोगों के कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से इनर लाइन परमिट भी खींच दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि भाई वहां पर आपको सामान्य तरह के अवसर नहीं मिलेंगे जितने कि आपको बाहर जगहों पर मिलेंगे। तो हर जगह के लोगों के जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के संबंध में इस तरह की चीजों को यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इन्वायरमेंट बिल्कुल कहीं पे भी इन्वायरमेंट का भी इशू अगर हो सकता है तो आपको वहां पर रुका जा सकता है कि भाई आप अब कहीं पे मान लीजिए कि जंगल है, अब कुछ लोग जाकर कह रहे हैं कि हम वहीं घर बनाएंगे, तो इन्वायरमेंट कैसे, फिर पेड़ काटना पड़ेगा, पेड़ काटेंगे तो इन्वायरमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के वजह से भी आपको रुका जा सकता है ना, कहीं पे भी, मतलब पॉजिटिव रीजन से ही रोका जाएगा, सकारात्मक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड, है ना, यहां पर असमानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सकारात्मक जो असमानता है वो होगा, मतलब पॉजिटिव जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे यहाँ किया जाएगा, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ यहां पर नहीं किया जाता, ठीक है। नकारात्मक भेदभाव नहीं होगा, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए हो सकता है, लेकिन किसी को पीछे भेजने के लिए इस तरह की चीजें नहीं की जाए। क्लियर है? प्रोसीड नेक्स्ट। क्या लिखे हैं हम? अब आगे लिखेंगे इंपॉर्टेंट बॉडीज। इंपॉर्टेंट बॉडीज, महत्वपूर्ण संस्थाएं, महत्वपूर्ण संस्थाएं, इंपॉर्टेंट बॉडीज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बॉडीज को इंडिपेंडेंट बॉडीज के तौर पे हम देखेंगे, है ना, महत्वपूर्ण संस्थाएं और स्वतंत्र संस्थाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र संस्थाएं। अब देखिए, ये स्वतंत्र संस्थाएं मतलब कहने का ये है कि इनके क्रियाकलाप में सरकार का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना, सरकार जो है वो इनको इंटरवीन नहीं करेगी, है ना, सरकार इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो यहां पर होगा, ठीक है, कि सरकार किसी तरह से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेगी। जैसे कि यूपीएससी, है ना, तो
यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये क्या एक स्वतंत्र संस्था है? ये आपकी बीपीएससी है ना, स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था है इन द सेंस ऑफ कि इनके कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब जैसे कि जो चयन होता है ना, तो जब चयन होता है, जब आईएएस का एग्जाम कंडक्ट होता है, तो क्या सरकार उसमें पीटी का क्वेश्चन बनाती है? क्या सरकार मेंस का क्वेश्चन बनाती है? क्या सरकार कॉपी चेक करती है? क्या सरकार इंटरव्यू लेती है? नहीं लेती। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वो एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा किया जाता है। इसीलिए यूपीएससी को भारत में मेरिट का प्रहरी कहा जाता है, मेरिट का पहरेदार, कि मेरिट को पहरा देने का काम जो है वो कौन करता है? यूपीएससी करती है। ठीक है, तो यूपीएससी जो है वो मेरिट की पहरेदार है ना, मेरिट का पहरादारी करती है यूपीएससी। तो ऐसे ही स्टेट पीसीएस है, बीपीएससी, तो इसकी भी जो इतनी प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रिया में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, स्वतंत्र संस्था है, अपने हिसाब से अपना काम करती है। ठीक है, सरकार इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। सरकार का इतना काम है कि चेयरमैन अपॉइंट कर देना है, चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा, डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट हो जाएगा, बाकी इनका काम करने का तरीका जो है वो अपना रहेगा। ऐसे ही आप कैग को देखते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करता है? सरकार के खर्चों का ऑडिट करता है। सरकार जितने जो खर्च करती है उसको ऑडिट करने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। जितना सारा जो आज तक आप स्कैम देखे हैं, भ्रष्टाचार जो देखे हैं, जो सरकारों ने किया, जो पता चला है, वो सब कौन बताती है? कैग बताता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी संस्थाएं जो हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र संस्थाएं। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है कि सरकारों के होने के साथ साथ कुछ न्यायपूर्ण तरीके से जस्टिकेबल प्रोसेस पर कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश किया गया है जो स्वतंत्र तौर पे अपना काम करते हैं और राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट बॉडीज भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन not only provides for the legislative, executive and judicial organs of the government or judicial organs of the government, but also establish independent bodies. भारतीय संविधान के द्वारा न केवल कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्थापित किया जाता है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका को स्थापित किया जाता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र संस्थाओं को भी स्थापित किया जाता है, because this type of independent bodies describe in Indian Constitution its protect Indian system
It's protect to Indian system and promote the citizen faith, and it's promote the citizen faith in Indian democratic system. इसमें क्या लिखा है? कि इन स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से, इन स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से भारत के संविधान के द्वारा, इन स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से भारत के संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही लोकतंत्र के प्रति नागरिकों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही इनके विश्वास को स्थापित किया जाता है। तो अब ये स्वतंत्र संस्थाएं, जैसे कि मान लीजिए कि अब सरकार के खर्चों का जांच करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कैग, है ना। अगर ये बॉडी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो क्या लोगों को ये नहीं लगता, अगर सरकार अपने द्वारा ही किए गए खर्चों का जांच स्वयं करेगी तो क्या ये नहीं लगेगा कि सरकार तो अपनी गलतियों को छुपा लेगी? सरकार क्यों चाहेगी कि उसका भ्रष्टाचार, उसकी गलती सामने आए? तो आने नहीं देगी। लेकिन जब कोई स्वतंत्र संस्था जांच करेगी तो वो उसकी कमियों को उजागर कर सकती है, उसकी कमियों को बता सकती है ना। तो इससे क्या होगा, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं बढ़ेगा कि अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो जांच करने वाला आदमी तो है ही, इंडिपेंडेंटली जांच कर लेगा। इस पूरे देश को चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जो पूरा नौकरशाह काम कर रहे हैं, यानी आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीवाईएसपी, ये सारे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो इन सारे ऑफिसर्स को अगर सरकार अपने मन मुताबिक चुनती तो क्या लोगों का इस पे विश्वास होता? क्या लोग इसमें फेथ करते? नहीं करते। हम सबका विश्वास है। आप सब ये देखते हैं कि भाई अगर कोई यूपीएससी क्वालिफाइड जब आपके सामने आता है तो आपका मन पहले से मान बैठा है कि ये आदमी बहुत क्वालिटी वाला होगा। उसको कोई अलग से डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं चाइना का स्कॉलरशिप टेस्ट पास करके आया हूं, मुझे मानो। बस यूपीएससी पास कर लिया, इतना काफी है कि वो मेरिटोरियस बंदा है। क्यों? क्योंकि हम सबके मन में ये बैठा हुआ है कि ये जो संस्था है ना, ये मेरिट को ही चुनती है और इसको पास करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो सिंपल ग्रेजुएट भी, गरीब घर का कोई लड़का है, माता पिता के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है कि उसको बहुत बड़ा कोई कोर्स करा पाए, इंजीनियर, डॉक्टर बना पाए, तो उसके लिए एक विकल्प बचता है सिविल सर्विस, कि वो दिन रात मेहनत करे, दिन रात पढ़ाई करे और पढ़ाई करके इस सर्विस को क्वालिफाई कर जाए और इस सर्विस को क्वालिफाई करके वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी बना दे रातों रात। वो एक ही माध्यम है। तो इसके प्रति लोगों का विश्वास है कि यहां गलत नहीं होगा, जिसमें मेरिट होगा वो पास होगा। तो इससे क्या है, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, डेमोक्रेसी में हमारा विश्वास है कि सरकार को सपोर्ट करने वाले जो अधिकारी आ रहे हैं, उस सरकार उनको अपनी मर्जी से नहीं चुन रही है, या उनको कोई जनता नहीं चुन रही है पैसा का लालच दे करके, है ना। विधायक बनना है तो आप वोटिंग करा के बन जाएंगे, सांसद बनना है तो आप हो सकता है पैसा बांट के बन जाए, है ना। जो सिस्टम चलता है, आप घर घर पैसा पहुंचा दीजिएगा, है ना, वोट खरीद लीजिएगा और हो सकता है कि आप सांसद चुन लिए जाए, हो सकता है कि आप विधायक चुन लिए जाए, हो सकता है कि आप गांव में मुखिया बन जाए। आप में कोई योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास अगर आर्थिक निर्भरता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो पैसा कोई मैटर नहीं करता है, योग्यता मैटर करता है।
क्वालिटी मैटर करता है कि आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं। और एंड इफ यू हैव क्वालिटी, अगर आपके पास योग्यता है, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये सब पे विश्वास ही तो है। क्या? हाँ, ईडी डिपार्टमेंट। हाँ हाँ हाँ। क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। और देश के सीएम हो चाहे देश के पीएम हो, कोई भी हो, अगर वो कुछ गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी यही तो है, ये रिपब्लिक है कि आप यहाँ पे राजा थोड़ी हैं कि आप कुछ भी कीजिएगा। अगर आप कुछ गलत करिएगा तो देश में सिस्टम है और देश का सिस्टम आपका उपाय करेगा, चाहे आप सीएम हो चाहे आप देश के आम जनता हो। बस कभी कभी होता है कि कभी देर हो जाता है ना, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन न्याय तो होता ही है। एंड ऑफ द टाइम आपको जवाब तो देना पड़ेगा, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईडी जो है वो सरकार के हिसाब से काम कर रही है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से चला रही है। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। हो सकता है कि आरोप सत्य भी हो सकता है कि सरकार कोई प्रभाव डालती भी हो, और इसके प्रभाव में हो सकता है कि ईडी जाकर के रेड भी मारती हो, है ना। ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, है ना। लेकिन क्या जिनके यहां रेड पड़ते हैं उनके यहां ईडी जाके पैसा भी रख देती है? लेकिन क्या जिनके यहां रेड पड़ रहे हैं उनके मोबाइल में डाटा ईडी डाल दे रही है? ये तो ईडी नहीं कर रही ना, कम से कम। तो अगर आप बहुत कट्टर ईमानदार हैं, अगर आप एक्सट्रीमिस्ट ऑनेस्ट हैं, तो आप होने दीजिए जांच, आने दीजिए रिजल्ट। अगर आप सही होंगे तो वो भी देश की जनता को पता चलेगा, और आप गलत होंगे तो वो भी पता चलेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट बेल की अर्जी पर जल्दी विचार नहीं कर रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? फिर भी आप अपने पीछे भगत सिंह का फोटो लगा कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो फिर भगत सिंह के भी सम्मान के खिलाफ बात है फिर, है ना। तो और ये हो सकता है कि सरकार के लोग भी भ्रष्टाचारी हो सकता है इनके यहां भी भ्रष्टाचारी हो, इनका सिस्टम है तो इनके यहां भी रेड नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिस्टम हमेशा इन्हीं के हाथ में रहेगा, कभी तो सिस्टम इनके हाथ से निकलेगा। तो जिस दिन इनके हाथ से निकलेगा उस दिन इनके लोग सामने आएंगे। तो इसलिए केवल ईडी को कटघरे में खड़ा कर देना, जो आपका सीबीआई है उसको खड़ा कर देना कटघरे में, ये ठीक बात नहीं है ना। क्योंकि हो सकता है कि ये जा करके ऐसे, हो सकता है कि ऐसे पुलिस यहाँ पे रेड मार दे, हो सकता है किसी कहने पर। लेकिन जब पुलिस आएगी तो पूरा सिस्टम आएगा, जांच होगा ना, दिखेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। कोई अवैध काम चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है तो चुपचाप जाएगी यहां से। वैध काम चल रहा है, और अगर अवैध चल रहा है तो हमें डरने की आवश्यकता है, और नहीं चल रहा है तो हमें क्यों डरने की आवश्यकता है? तो और क्यों बिना मतलब की बात करने की आवश्यकता है? तो इस तरह के सिस्टम के अंदर में जो लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि ईडी से भी एसबीआई कह रहे हैं, सीबीआई ये सब गलत कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि छापा भले किसी के दबाव में पड़ता हो, लेकिन छापे के बाद घर में मिलने वाली नोट की करेंसी, छापे के बाद इतना पैसा का मिल जाना कि मशीन मंगाना पड़ रहा है गिनने के लिए, तो ये तो फिर बताना पड़ेगा ना कि कौन सा बिजनेस किए। भाई भारत में इतनी बेरोजगारी है, यहाँ भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग गरीब हैं, है ना, मतलब प्रोटीन युक्त खाना नहीं खा पा रहे हैं लोग गरीबी की वजह से। तो भाई कुछ चुनिंदे लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत है कि वो बताना नहीं चाहते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट ऑनेस्ट हैं, कट्टर ईमानदार है, हमारी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई है हमारे संविधान निर्माताओं ने कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज जो होंगी वो जांच करेंगी, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगी, और उनके रिपोर्ट के बेसिस पर भी चीजों को देखा जाएगा, है ना।
तो इसमें फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कैग यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इस पर भी आरोप लगता रहता है। कितना लोग कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया है ना, कहता ना सब, जहां चुनाव जीत जाता है सब कहता है ईवीएम ठीक है, आज जहां चुनाव हारा कि ईवीएम खराब हो गया। अरे भाई, अगर ईवीएम खराब है तो सब जगह खराब है, और अगर ईवीएम ठीक है तो सब जगह ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सिक्का उछाल दिया, हेड आया तो हमारा, टेल आया तो तुम्हारा, ऐसा थोड़ी होता है। जो आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां लोग अपने सुविधा के हिसाब से रिजल्ट मानते हैं, है ना। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जब इस तरह के बहुत तरह की जब बातें हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपन चैलेंज किया भारत की राजनीतिक पार्टियों को। पिछले साल ओपन चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि यदि आप ये कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है तो हम ईवीएम आपको खुला दे रहे हैं, आप आइए और आप हमको ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखा दीजिए। तो कोई भी पार्टी का कोई भी इंजीनियर नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि गड़बड़ी है, तो आप आइए और हमको गड़बड़ी का, हम ईवीएम छोड़ दे रहे हैं आपके सामने और आप ईवीएम में वोट करिए, या जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप ईवीएम को छेड़छाड़ करके आप ईवीएम को खराब कर सकते हैं, आप खराब करके हमको दीजिए। तो भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो वो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, वो बैलेट पेपर की गड़बड़ी थी। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, बैलेट पेपर लेके भाग गया पगला, है ना। तो इस तरह तो वो तो पूरा कैमरा में कैद हो गया, है ना। तो बैलेट पेपर का अपने, अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चलिए। तो बैलेट पेपर में तो पहले समस्या नहीं होता था, बैलेट पेपर में तो और दिक्कत, वोट में फोकस कर देता था सब, है ना। वोट दिए, वोटे फोकस हो गया, है ना। वोट पर आप बैलेट मोड़ के दिए, उस पर स्याही गिरा दिया, अब काउंटे नहीं होगा। कम से कम ईवीएम में ये तो दिक्कत नहीं है। और अगर आप बैलेट पेपर पर जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। अचानक से बहुत सारा कागज का आवश्यकता पड़ेगा, फिर आपको पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी, ऐसे में बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन जाएगा। इसलिए नहीं चाहते हुए भी किसी तरीके से आपको ईवीएम पे ही रहना पड़ेगा। कुछ देश हैं आज के डेट में जो बैलेट पे चुनाव करा रहे हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या कम है, तो उनके यहाँ ज्यादा इशू नहीं है। भारत जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया, यहाँ पे अगर आप बैलेट पेपर पे अगर फिर से शिफ्ट करेंगे तो आपको बड़े स्तर पर दिक्कत और समस्या जो है सो झेलनी पड़ सकती है ना। तो इसलिए बिल्कुल खर्च ज्यादा आएगा, फिर आपको मैनेजमेंट का इश्यू आएगा। अभी तो है ना कि वोटिंग हो गया, ईवीएम को सील करके आप पहुंचा दिए, है ना। लेकिन बैलेट पेपर में तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर रास्ते में उतार लेगा पेटी सब कहीं, है ना, उतार के दूसरा पेटी चढ़ा देगा, ये भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि पीछे जो है ये सब हुआ है, तब तो हम ईवीएम पे आए हैं। इस बीपीएससी मेंस में सवाल भी पूछा गया था, टीएन सेशन। टीएन सेशन का नाम आप लोग सुने होंगे। 1991 के दौर में वो भारत के निर्वाचन आयुक्त थे, और आज जो पूरा निष्पक्ष न्यायपूर्ण चुनाव प्रक्रिया जो स्थापित हो पाई है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट टीएन सेशन को जाता है, जिन्होंने एक बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया को स्थापित किया। नहीं तो पहले क्या होता था, आप सुनेंगे अपने घर में अपने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं कि वोट देने गए बूथ पर, वहां कोई बैठा हुआ है बाहुबली टाइप का आदमी, वो कह दिया कि जाइए आपका वोट गिर गया, आप वोट गिरेबे नहीं किए हैं, आपका वोट हो गया। ऐसे होता था पहले। आज तो कम से कम आप प्रॉपर जाते हैं, अपना वोट देते हैं, और ईवीएम को और ज्यादा मॉडिफाई करके उसमें एक सर्विस दिया गया, वीवीपैट का सर्विस, कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोट गया कि नहीं, तुरंत पर्ची निकल जाता है। आप देख भी लेते हैं कि आपने जिसके अकाउंट में अपना वोट डाला, उसी व्यक्ति के अकाउंट में आपका वोट गया है, वीवीपैट आपको बता देता है। तो पहले एक टाइम पे ये भी हल्ला हो रहा था कि वोट किसी और को दे रहे हैं या किसी और को रहा है, तो इसलिए ईवीएम को और इन्हांस किया गया कि भाई ये वोटर को पता चल जाए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसको मिल जाता है इंफॉर्मेशन। और देखिए सब चीज के बात यह कि ईवीएम टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी टेक्नोलॉजी को छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। अगर आदमी चाहे तो छेड़छाड़ तो कहीं भी कर सकता है ना, लेकिन हाँ मुश्किल है। तो और जो ये करने की योग्यता अगर रखता है, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप किसी भी इंजीनियर को भेजिए, हम अपना मशीन दे रहे हैं, और उनको कहिए कि वो छेड़छाड़। तो ईवीएम पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है। अभी देखिए, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो सरकार के निर्वाचन प्रक्रिया के तक पूरा का पूरा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देखती है। इवन अधिकारियों का ट्रांसफर तक इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन तय करता है कि पटना का डीएम कौन होगा, इलेक्शन कमीशन तय करता है कि छपरा का डीएम कौन होगा, सिवान का डीएम कौन होगा, मधेपुरा का डीएम कौन होगा, पूर्णिया का डीएम कौन होगा। ये इलेक्शन कमीशन तय करता है, उस बीच सरकार तय नहीं करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है कि सरकार हो सकता है अपने फेवर का डीएम बिठा कर रखी हुई हो, तो तुरंत बदल देता है, अब बदल करके दूसरा आदमी को लाकर रख देता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, स्वतंत्र व्यवस्था, और उसको अपने स्वतंत्र पावर है कि वो अपने पावर को एंजॉय करके अपनी चीजों को करे। क्लियर है? नहीं, ये नहीं कहा जाता है कि प्रचार नहीं कर सकते आप। प्रचार बंद होता है चुनाव से एक दिन पहले। जैसे अगर परसों चुनाव होगा तो कल प्रचार बिल्कुल नहीं होगा, तो प्रचार पर बैन नहीं है, प्रचार आप करिए। लोक लुभावन घोषणा नहीं कर सकते हैं आप, घोषणा नहीं कर, अभी नहीं कर सकते कि हमको वोट दोगे तो हम ही कर देंगे, ये सब कहने का मैटर खत्म हुआ। वो आपका चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा होना चाहिए। जो सब लोग चुनाव से पहले जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, तो मैनिफेस्टो में लिखा होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है? चुनाव से पूर्व जब ये एक महीना पहले जब ये आ जाता है, तो उस बीच इस तरह का कोई भी काम पीएम नहीं करते या कोई नहीं करता, क्योंकि वो स्पष्ट निर्देश है कि आप कोई भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो भी अगर आप काम कुछ कर भी देते हैं तो उसको एंट्रीम माना जाएगा, अंतरिम, यानी कि अस्थायी है वो। अगर आप चुनाव हार जाते हैं, दूसरी सरकार आ जाती है, तो उसको वापस ले लेगी, उसको खत्म कर देगी। तो इसलिए उस बीच कोई भी सीरियस काम नहीं होता है, और ना ही कोई आप घोषणा कर सकते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो आपको पहले करना है। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद आप सिर्फ रैलियां करिए, अपने लिए वोट मांगिए कि हमको वोट दो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, तुम्हारे लिए ऐसे करेंगे, है ना। ये सब चीज आप उस टाइम पे नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग करता भी है, बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो करते हैं तो इसका एक प्रोसेस होता है कि जब कोई चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको एक नोटिस जाता है। अब नोटिस में उसको लिखित जवाब भेजना पड़ता है, उसमें माफीनामा होता है, एक बार माफी मांग लिया, सॉरी बोल दिया, मैटर खत्म हो जाता है। वही मैं कह रहा हूं आपको कि एक माफीनामा जाता है, मैटर खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग बाज नहीं आते हैं। चुनाव आदर्श आचार संहिता चलते रहता है, उसके बीच में भी बहुत इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी आप इंडिपेंडेंट बॉडीज तक में मानेंगे, क्योंकि इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, और सभी जगह फेयर इलेक्शन कराने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जिन पर सरकार का प्रभाव जो है सो कम रहता है। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। क्लियर है? और अगर ये कुछ गलती करते हुए पकड़े जाएंगे तो इनका पर भी जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर ये भी कोई पक्षपात कर रहे हैं या किसी तरह से कुछ गलत करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इनके ऊपर भी एक्शन का प्रोविजन है। इनको भी इनके पद से वैसे ही हटा दिया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्रीज के अंदर में यह कि किसी के भी पास एक्सट्रीम पावर नहीं है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। प्रोसीड। नेक्स्ट आगे लिखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन। अगला फीचर, इंडिपेंडेंट बॉडीज के बाद इमरजेंसी प्रोविजन।
आपातकालीन प्रावधान। क्या इसरो सरकार के द्वारा संचालित संस्था है, तो ना पॉलिटिकल या कोई ये है, तो अनुसंधान की संस्था, सरकार उसको ये दे देती है। चलिए, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, अब देखिए ये आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कैसे? तो आप देखेंगे कि ये इस व्यवस्था से एक संघात्मक ढांचा का देश अचानक से एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर में भारत अभी से क्या सीन है? फेडरल स्ट्रक्चर काम कर रहा है, सेंटर अपना काम कर रहा है, स्टेट अपना काम कर रहा है, दोनों के दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं अपनी अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से। लेकिन आज अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो क्या होगा? पूरा एक हो जाएगा, सारा कंट्रोल सिस्टम चल जाएगा सेंटर के हाथ में। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो एक फेडरल स्टेट को अचानक से यूनिटरी स्टेट में बदल देता है। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे कि आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संघात्मक व्यवस्था को, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अचानक से, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अचानक से एकात्मक व्यवस्था में, अचानक से एकात्मक व्यवस्था में बदल देता है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन डिस्क्राइब इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, described in the Indian Constitution, it's suddenly changed the, it suddenly changed the Indian federal system, Indian federal system in unitary system, in unitary system। मतलब ये अचानक से, और एक लाइन और इसमें लिखेंगे, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिना किसी संविधान संशोधन के, बिना किसी संविधान संशोधन के। ठीक है, ऐसे अगर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बदलना हो तो क्या होगा जी? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे अगर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, जैसे कि अगर एक केवल टैक्सेशन के प्रोसेस में, टैक्सेशन के प्रोसेस में ही जब जीएसटी लाना था, जिसमें राज्यों के कर लगाने और वसूलने का अधिकार केंद्र के पास जा रहा था, तो ये चेंज भी करने के लिए क्या करना पड़ा था? संविधान में संशोधन करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया तब जाके हुआ। लेकिन वही चीज जब इमरजेंसी लगेगी तो अचानक से पूरी व्यवस्था जो है सो चेंज हो जाएगी। और संघात्मक, अभी जो सिस्टम चले क्या है? संघात्मक। लेकिन अगर कोई आपदा या विपदा आ जाए, जैसे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 3 कारण हैं। एक, जो आपका वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेल हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी देश में डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे तो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो 3 हैं। एक है आर्टिकल 352, लिख लेंगे, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360, है ना।
352 नेशनल इमरजेंसी। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, या राष्ट्रपति आपात। प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा है। नेक्स्ट तो 360 वित्तीय आपात। ठीक है, अब देखिए तो 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, सबसे बड़ा है ना। तो अब देखिए, जब कोई आपात की स्थिति हो, है ना, जब कहीं कोई आपात की स्थिति हो तो आपात की स्थिति में आदमी को अलग अलग रहना चाहिए कि एक हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए, है ना। घर में भले मान लीजिए आपका आपके भाई से बंटवारा हो गया, है ना, कोई बात हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, है ना, दूर चले गए भाई से, लेकिन कोई बाहर का आदमी आकर के आपसे भाई से झगड़ा कर रहा है, आप चुप रहेंगे? नहीं ना। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप एक हो जाए। तो सामान्य परिस्थिति में भले आप अलग हो जाए, अलग रहे, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में एक हो जाना चाहिए। वही भारत का संविधान भी सिखलाता है कि सामान्य सब कुछ ठीक है तो भारत सरकार अपना काम कर रही है, राज्यों की सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा राइज आउट हो जाए, रिबेल, कोई विद्रोह हो गया, आर्म्ड रिबेल, या कोई किसी बाहरी देश ने देश पर आक्रमण कर दिया, तो क्या है? देश के लिए आपदा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सब लोग एक हो जाएंगे। तो इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर डायरेक्ट क्या चेंज हो जाएगा? यूनिटरी में चेंज हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था सीधे तौर पे एकात्मक व्यवस्था में बदल जाएगी, है ना। तो जब इमरजेंसी लगता है तो पूरा का पूरा पावर जो है वो किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा पावर एंजॉय करती है। ठीक है, ये जो 360 आप देख रहे हैं वित्तीय आपातकाल, ये जब लगता है तो ऐसा कोई फेडरल स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसमें बस आर्थिक स्थिति खराब रहती है ना। ये तो हालांकि अभी तक लगा भी नहीं है देश के अंदर में कभी भी, लेकिन ये दोनों जब लगता है ना तो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ये लगेगा तो किसी राज्य विशेष के लिए, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तब वो राज्य सीधे उस पर कौन शासन करेगा? भारत सरकार, केंद्र की सरकार। और अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया पूरे देश के अंदर में तो पूरा देश का सिस्टम कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इमरजेंसी प्रोविजन अचानक से कोई उत्पन्न हुई परिस्थितियों के लिए रखा गया है कि ऐसी परिस्थिति में जो है वो क्या किया जाएगा कि आपको रक्षा किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? और संघात्मक व्यवस्था जो है वो एकात्मक व्यवस्था में बदल दी जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, इसको राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, राज्य आपात। ठीक है, और 356 के तहत तो राज्य में आपातकाल लगता ही है। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 365, 365 के द्वारा भी लगता है ना। हाँ? देखिए, राष्ट्र 356 के तहत इमरजेंसी राज्य में तब लगेगा जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई हो, जब राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया। ये आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंटर क्या करेगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। और 365 में क्या है? तो 365 कहता है कि यदि केंद्र का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर राज्य नहीं मानता है तो 365 के तहत भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो एक तो 56 के तहत
राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हुआ तब, 365 के तहत यदि राज्य केंद्र का प्रशासनिक आदेश नहीं मान रहा है तब तो दिक्कत। हाँ जी सर। हाँ जी सर। कौन सा संवैधानिक तंत्र वहां विफल हुआ है सर? संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या समझते हैं? संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब यह है कि सरकार बहुमत से नहीं चल रही। ऐसा हो रहा है वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। वहां की पुलिस, वहां की जो सिस्टम है, अगर वहां के विद्रोह को, वहां के हिंसा को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम है। उस पर सरकार उसको आदेश दे सकती है, सरकार उसको ये करे, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब हुआ कि आप उस राज्य के चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं, जिसको कि वहां की जनता ने चुना है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णयों में यह कहा है कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी इट्स नॉट अ रूल, इट्स ओनली अ एक्सेप्शन। ये जो आपातकाल होता है, यह आपातकाल कोई नियम नहीं है, अपवाद है। जब कोई भी हथियार न बचे, सारा रास्ता बंद हो जाए, तभी आपको आपातकाल की तरफ जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे सिस्टम का प्रॉब्लम है, पुलिस व्यवस्था का प्रॉब्लम है कि वो मणिपुर हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना, उसको ये हो रहा है। और आजकल ये सोशल मीडिया जो है ना, ये सबसे खराब चीज यही है जी। इसको ठीक तरीके से अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये दबा दबा मुद्दा सबको उठा देगा, है कि नहीं? अब आपका कोई मान लीजिए 3 साल पुराना मैटर था, है ना, उसके बाद 2 नया मैटर और कर दिए हैं। अब मालूम चला कि जो 3 साल पहले वाला जो मैटर हुआ था ना, उसमें का फोटो वायरल हो गया। अब 3 साल पहले वाला फोटो वायरल हो रहा है, पीछे का 2 कहेगा कैसा आदमी था यार। आओ जो कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी। तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ सोशल मीडिया, इट्स अ रिजल्ट ऑफ फोटोज गैलरी। आजकल वो ना फोटो में फीचर आ गया है। एक बार मैं खुद दंग हो गया ना, कि मैं उतना फोन को ज्यादा यूज नहीं, बता काम भर कर लेता हूँ। बहुत पहले का एक फोटो था, आज से 7-8 साल पहले का फोटो, अपना ही फोटो था, ठीक ना, इन्हें की और वो अचानक से मेरे फोन में आ गया। मैंने देखा यार ये फोटो तो बहुत पहले लिए थे, जब ये फोन था भी नहीं मेरे पास, कहां से आ गया भाई। फिर हमने इसको सर्च किया तो गूगल मेमोरी में था, है ना, वो मेल से कनेक्टेड था, और मेल से फोन अपने रिकवर कर लिया। बोले पगला, बड़ी खतरनाक चीज है कि नहीं? है? अच्छा है, देखिए अच्छा किसके लिए है, जो इसका अच्छा प्रयोग करे उसके लिए ना। लेकिन इस तरह के फीचर्स अगर सब लोगों के पास हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, वह नहीं होगा। देखिए कोई भी अधिकार या कोई भी चीज अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ में हो तो उसके लिए वरदान है, और वही किसी निगेटिव व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत है ना। तो ये समस्या है। तो अगर आप कोई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो संभव है कि उसमें सेंधमारी हो सकती है। जो अभी हमने ईवीएम के लिए भी कहा आपको कि ईवीएम बहुत मजबूत है, बहुत बेहतर है, लेकिन 100% ये भी हम नहीं कर सकते कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई बहुत एलिजिबल आदमी है तो चाहे तो कर सकता है ना, कर सकता है। लेकिन अब दिक्कत ही कि वो मुश्किल है करना, है ना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि सिस्टम है, व्यवस्था है, देश है, सब है ना। तो ऐसे में यह है कि जो सरकार है, जो सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम चीजों को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ठीक तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, जिम्मेवार हाथों में रहेगा, तो कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। आज तो रोबोट हमारे जनजीवन का हिस्सा बन चुका है ना। लेकिन आप जब रोबोट मूवी आई थी, आपने उस मूवी को देखा होगा। वही रोबोट जब एक अच्छे आदमी के हाथ में था तो वो उसका कितना अच्छा पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा था, और वही रोबोट जब किसी निगेटिव आदमी के हाथ में गया तो उसका कैसा इस्तेमाल कर दिया। आज एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
अगर एआई कंट्रोल आदमी के हाथ में न रहे तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। आपको उठा के किसी और के साथ चिपका देगा सर। अब रोज अपना घर में लड़ाई हो रहा है, मैटर रहा कि आपका उनमें कोई दोष नहीं है, वो एआई का दोष है। प्रधानमंत्री जी को जब नहीं छोड़ा तो सोचिए कि आपको हमको कौन पूछता है? प्रधानमंत्री जी को मेलेनिया के साथ धरा दे के देखिए डांस कर रहे हैं, एआई का कमाल था। प्रधानमंत्री को खुद ही आकर के बोलना पड़ा कि भाई मैं नहीं हूं वो, है ना, तू तो प्रधानमंत्री है ना। उनका तो बात सब लोग सुन लिया। आपका आपके पड़ोसी के साथ कौन अगर कर दिया ऐसा तो आप कितना आदमी को एक्सप्लेनेशन दीजिएगा? कोई मानेगा? जल्दी नहीं, मन में नहीं करेगा। एआई बहुत खतरनाक चीज है ना। तो अब गवर्नमेंट को, सिस्टम को चाहिए कि एआई को जिम्मेवार हाथों में रखा जाए और साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए और साइबर इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। मोबाइल यूज करना बड़ा बात नहीं है, मोबाइल को संभालना बड़ा बात है ना। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेता है तुरंत, इस ऐप से बढ़िया फोटो खिंचाएगा, ये ऐप से तनी और बढ़िया फेस दिखेगा, इस चक्कर में कोनो भी डाउनलोड। और जब भी कोई ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं, जब आप साइंस टेक में पढ़ेंगे उसको, तो वो ऐप आपसे एक्सेस मांगता है। बिना एक्सेस के कोई ऐप वर्क ही नहीं करेगा आपके फोन में। कहेगा गैलरी एक्सेस दो, कैमरा एक्सेस दो, गूगल एक्सेस दो, और आप यस 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 करते चले जाते क्योंकि आपको तो फोटो पर क्रीम चढ़ाना है और आपने ले लिया। लेकिन उसके माध्यम से आपका सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका सारी निजी सूचना किसी कंपनी के हाथों में चली गई। अब आने वाले समय में अगर कोई बैटल होगा, कोई वॉर होगा, तो ये गोली बंदूक का वॉर नहीं होगा। अब समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब डाटा का वॉर होगा। अब डाटा से लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। कोई देश अपने देश में बैठे हुए ही आपका सिस्टम हैक कर देगा, आपका कोई सिस्टम ही काम नहीं करेगा। तो अब इस तरह के, अब मिलिट्री रखी के रखी रह जाएंगी, परमाणु बम रखा का रखा रह जाएगा। अब लड़ेगा साइबर सिक्योरिटी कि आपका साइबर सुरक्षा कितना ताकतवर है। अगर आपका साइबर सिक्योरिटी बढ़िया है तो ठीक है, और अगर आपका साइबर सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो आपको तमाम तरह की दिक्कत और समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सिस्टम को इस तरीके से काम करना होगा और व्यक्ति को भी अपने स्तर पर जिम्मेवार बनना होगा कि हम जब टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसको यूज करते वक्त सतर्क रहें। अन्यथा आपको लगेगा कि आप तो डिलीट कर दिए सारा मैटर करके अपना फोन में से, है ना, ये करते हैं ना, डिलीट एवरीवन मार देते हैं एक बार में, पूरा मैटर खत्म, खुश हो जाते हैं। लेकिन अंदर वाला सब देखता है ना। उस सिस्टम को जो चला रहा है वो आपका सब देख रहा है कि कहाँ क्या बोले हैं आप, कहाँ किसको क्या बोले हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी तुरंत एक प्रिंट मारेगा, सब बाहर आ जाएगा। आपको लग रहा है कि आपने डिलीट कर दिया, वहां से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वहां सब है, वहां सारा डाटा है। इसलिए इस्तेमाल करते वक्त बहुत सावधानी के साथ, अन्यथा कब दुर्घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता। क्योंकि हमारे देश की साइबर सुरक्षा बहुत ही कमजोर है। अभी हमारे देश के हर लोग के हाथ में मोबाइल है, हर लोग लैपटॉप चलाना चाहता है, हर लोग टैब चलाना चाहता है, लेकिन साइबर एक्ट और साइबर से के बारे में जो अवेयरनेस है वो किसी के पास नहीं है। वो वही 2-4-10 लोग, जब आप पढ़ेंगे साइंस टेक पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो वहां पे 2-4 को कानून पढ़ लीजिएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पूरा सिस्टम नहीं ये होगा। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटीज का इशू हमारे देश में होना है। तो ऐसे में इसको लेकर के आपको ध्यान रखना। खैर, क्या लिखे हैं? हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स also संविधान निर्माता, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑल्सो foresaw that their भारतीय संविधान निर्माता मेकर्स ऑल्सो foresaw that there could be situation when the government
when the government could not be run, when the government could not be run as in ordinary times, then emergency declared in the state. संविधान निर्माता दूरदृष्टि रखते हुए, मतलब आगे तक की सोच रखते हुए, दूरदृष्टि रखते हुए यह व्यवस्था बनाया कि जब सरकार सामान्य परिस्थितियों में नहीं चल पाएगी, तो ऐसे में आपातकालीन प्रावधान का प्रयोग किया जाएगा। During an emergency, आपातकाल के दौरान, during an emergency, the central government became all powerful. And the state go into total control of the center. आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। क्लियर है? केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। The kind of transformation of the political system, from federal to unitary is a unique feature of the Indian Constitution. भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का परिवर्तन एक अद्वितीय विशेषता माना जाता है। मतलब ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक यूनिक फीचर है कि ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। सामान्य परिस्थितियां हैं तो देश सामान्य स्तर पे चलेगा, और अगर असामान्य परिस्थितियां हैं तो ऐसे में अचानक से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें सिस्टम देता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम क्या करेंगे, तो हमारा देश पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार से यूनिटरी सिस्टम यानी कि संघात्मक व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में बदल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे लिखेंगे 3 टायर गवर्नमेंट।
अगली विशेषता लिखेंगे 3 टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार, 3 टायर गवर्नमेंट। क्या आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। 3 टायर गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय सरकार। अब देखिए भारत में क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है ना। हालांकि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो डुअल गवर्नमेंट ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में क्या है, 3 टायर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। तो 3 टायर गवर्नमेंट इसको इसी को कहते हैं कि जब आपको 3 स्तर पे सरकार है, तो 3 स्तर पर सरकार है तो इसी को क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, है ना। शक्ति को विकेंद्रीकृत किया गया है कि 3 जगहों पर पावर है। सबसे पहले पावर सेंटर के पास है, उसके बाद स्टेट के पास है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के पास है ना, स्थानीय सरकार के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जब किसी एक बिंदु में निहित नहीं होगी तो कोई भी एक आदमी शक्तिशाली नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा। और जब पावरफुल नहीं होगा तो डिक्टेटर बनने की संभावनाएं कम रहेगी, तानाशाह बनने की संभावना कम रहेगी। आदमी तानाशाह कब बनता है, जब पूरा पावर उसी के पास चला जाए। तो पूरा पावर जब किसी एक व्यक्ति के अंदर में निहित हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। इसलिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर को क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया है ना, विकेंद्रीकृत किया गया है कि केंद्र अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर और स्थानीय सरकार अपने स्तर पर। तो तीनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर अपनी व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये व्यवस्था तो पहले से था, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है यानी कि लोकल गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, तो लोकल गवर्नमेंट ये बाद में ऐड हुआ था, है ना, 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें पंचायती राज और नगर निगम आया। जो आज आप गांव में मुखिया को देखते हैं, है ना, और शहरों के अंदर में आप नगर निगम के तहत आप वार्ड काउंसलर को देखते हैं, ये क्या है, ये है ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में कहते हैं तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र। तृणमूल का मतलब होता है एकदम निचले स्तर पर, जहां पे सभ्यता बन रही है, जैसे गाँव में। तो गांव में लोकतंत्र आपको कैसे दिखता है, जब मुखिया का चुनाव होता है, जब वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, तो क्या है, वही है तृणमूल स्तर का लोकतंत्र। जब आपके गांव में, आपके आसपास में भी आप देखते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि है, उससे ऊपर उठते हैं तो आप एमएलए का इलेक्शन करते हैं, विधायक को चुनते हैं, ऊपर उठते हैं तो आप एमपीज को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो हर लेवल पर, अब गांव में आप ये चुनते हैं, लेकिन जब शहरों में आप देखेंगे, जैसे पटना की जो गलियां हैं, तो इन गलियों का जो मॉनिटरिंग हो रहा है, इन गलियों की जो साफ सफाई हो रही है, सुबह सुबह जो आप गाड़ी देखते हैं, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल का जो म्यूजिक बजता है, वो जो सीटी मारने वाला जो आता है ना, बोरे बोरे सीटी मारना शुरू कर देता है। ऐसे आप हम कहीं सीटी मारिए तो देखिए, तब मैटर भी, बोरे उठ के तो सीटी मारी, देखिए क्या होता है, उपाय हो जाएगा कि नहीं। और पगला बोरे ही बोरे सीटी मारता है ना। तो सब ज्यादा क्या है, वो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है कि ये जो शहर है वो स्वच्छ बने, गलियां साफ रहे, गलियों के अंदर में कचरा ना हो। और आप देखते होंगे सुबह सुबह ही गलियों में झाड़ू लगता है, तो वो लगाने वाले कौन है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, जो उसको लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, है ना। तो ये सब कौन कराता है, ये आपका नगर निगम करवा रहा है। और इस नगर निगम के अंदर में वार्ड काउंसलर होते हैं। हर गली में आप देखेंगे, कोई 25 नंबर वार्ड है, कोई 26 नंबर वार्ड है, कोई 27 नंबर वार्ड है। हर वार्ड का एक काउंसलर है जिसको कि वहां के लोगों ने वोट दे करके जिताया, और वो अपने गली, अपने मोहल्ले की जिम्मेवारी को संभालता है। ये है ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी, इसी को कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। विधायक जी को जाके कोनो गली में छोड़ दिया तो भुला जाएंगे, निकलने में 3 दिन लग जाएगा। 50 आदमी घूमता ना जौना गली में, तब विधायक जी के ऊपर से जुड़ जाएगा, चलिए हम घुमा देते हैं। अभी सांसद का चुनाव है, पटना से 2 सांसद चुने जाते हैं, इनमें से दोनों में से कोई सांसद को ये मंदिरिये वाला गली में घुसा दीजिए खाली,
ये पतरका भी सब बना रहा है पगला सब, है ना, एकरे में घुसा दीजिए, आज छोड़ दीजिए कितने चले, ये तो इनकम टैक्स चलाइए, तो पूछते पूछते आना पड़ेगा उनको, नहीं आ पाएंगे इसे, कि कितना बार घूमे हैं गली सबको। तब सोचिए कि उनके भरोसे पर ये गली छूट जाए तो इसका विकास होगा, कहियो नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी इतना साल से हैं, 2005 से हैं, उनको ले आके छोड़ दीजिए, काटकुल पर छोड़ दीजिए, इतनी आज ही इनकम टैक्स सब अकेले छोड़ दीजिए, खाली भीड़ में एकदम आने में हालत खराब हो जाएगा, जबकि रहते हैं बेली रोड में। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है, तो वो उनको मौका ही नहीं मिला कि वो अकेले आके कभी करे, है ना। हाँ, वो हो सकता है अपने गांव में नहीं गुम होंगे क्योंकि उनका बचपन वहीं पे बीता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज बन गई, बहुत सारे घर ऐसे बन गए जो शायद पहले नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन गए, तो दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ का जो लोकल है उसको पता है कि कौन सा गली कहाँ पर है, किस गली में कौन सा आदमी रहता है, तो वो जब वहां से जीतता है तो उस गली का विकास होता है, वहां की चीजों को देखा जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे इस लोकल गवर्नमेंट से आपको लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी दिखती है ना। तो ये इसीलिए कहते हैं 3 टायर गवर्नमेंट। तो तीसरा स्तर जो सरकार का है वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ 1992 में, संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, इससे आया पंचायती राज, है ना। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, है ना, ये आया। तो इसके तहत गांवों में और शहरों में विकास की रूपरेखा खींची गई कि वहां पर कैसे विकास हो सकता है। ये राज्य स्तर पर है जहां पर मुख्यमंत्री और विधायक होते हैं, और ये केंद्र स्तर पर जहां पर प्रधानमंत्री और लोकसभा राज्यसभा सांसद होते हैं। तो ये सब लोग मिल करके पूरे राष्ट्र राज्य का विकास का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट वर्क करता है। चलिए, तो अब वैसे भी टाइम हो गया है, ठीक है, तो हाँ बोलिए। हाँ, क्लास हो गई, हाँ तो ऐसे ही पकड़ा गए लोग, तू तो अलो साथे हैं, पहले ही बोलता है कि सर साथे आए हैं, मतलब जब साथे आए तो नीचे बैठ के वेट कर लेते। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी है? कॉलेज कौन सा? कॉलेज में तो क्लास नहीं होता होगा, नामे से पता चल रहा है। हाँ, बहुत दूर है, कोई बात नहीं। तो जब सिंपल ग्रेजुएट तो आना तो इसी फील्ड में पड़ेगा, है ना। तो सर कहाँ जाओगे? सिंपल ग्रेजुएट कहाँ जाएगा, है ना, यही फील्ड है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है।